नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित साहित्य का मूल्य जो है उसका मूल प्रतिपाद्य हम आज करने जा रहे हैं कि इस निबंध में बाबू गुलाब राय ने कौन से अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। प्रमुख रूप से जो विचार हैं बच्चों वो है, सबसे पहले इसमें मूल्य का अर्थ बताया है गुलाब राय ने, और ये कहा है कि साधारण बोलचाल में तो हम मूल्य शब्द का मोल भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में वैल्यू शब्द का जो अर्थ है वो हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है। हालांकि वो आर्थिक व्यंजना से मुक्त तो नहीं हो पाया है कि भी इसका मोल क्या है, इसका मूल्य क्या है। सामान्य रूप से उन वस्तुओं को मूल्यवान माना गया है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे उपयोग में आती हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के लिए जो उपयोगी है वो उतनी ही वस्तु मूल्यवान है, और उन्हीं वस्तुओं को हम उपयोगी कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। उदाहरण के लिए जैसे कूड़ा करकट है, वो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता, इसलिए उसे हम अनुपयोगी समझकर हम उसे फेंक देते हैं। तो बच्चों, ये जो मूल्य को इन्होंने व्याख्यायित किया है वो सुंदर तरीके से कि जैसे खाद के रूप में खेतों में जब हम उसी कूड़ा करकट को डाल देते हैं तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और उसे मूल्यवान मान लिया जाता है। यानी आवश्यकताएं केवल भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं होती, वे तो आध्यात्मिक भी हो सकती है। अतः जो वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है वही उसके लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए साहित्य में जो मूल्य शब्द का प्रयोग है उसके लिए आप कहते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए ईसा मसीह ने आवेश में आके कहा था कि आप लोगों ने साहित्य जैसे पावन देव मंदिर को क्रय विक्रय की हाट बनाकर रखा है। शायद इसी प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिए ही भारतीय समीक्षा शास्त्र में प्रयोजन शब्द का व्यवहार हुआ है। ऐसे में कवि जो हैं, लेखक जो हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो जीवन मूल्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से कलावादी जो हैं वो तो मूल्य और प्रयोजन दोनों के विरोधी भी रहे हैं, और ये जो जीवन मूल्य हैं ये सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों हैं। मनुष्य की रुचि और स्वभाव के अनुसार जो मूल्य हैं वो सापेक्ष और निरपेक्ष हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति संबंधी और प्रकार संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य के लिए भौतिक प्राण संबंधी आवश्यकताएं भी तो शामिल हैं, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, इसमें हम नैतिक आवश्यकताओं को भी शामिल करते हैं। आध्यात्मिक आवश्यकताओं में किसे प्रधानता दें? हमारे सामने प्रश्न आता है, एक को या सबको? भारतीय संस्कृति में इसलिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 माने गए हैं, और इन सब का मूल्यों के साथ बहुत गहरा संबंध है। धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं, और अर्थ का संबंध भी भौतिक मूल्यों से है। काम में सौंदर्य और कला संबंधी मूल्य आ जाते हैं। यद्यपि इनमें से सभी मूल्य अपना अपना स्थान रखते हैं और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मोक्ष को यदि एक बार अपन छोड़ भी दें तो अन्य मूल्यों की उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। लेखक का मानना है कि सबके मध्य संतुलन का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों का ही जीवन के अंदर एक संतुलन होना चाहिए, तभी उच्च मूल्य जो हैं वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो हमारे जीवन को, सभी मूल्यों को मर्यादित करते हैं और मर्यादित तरीके से व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। वे इसमें एक चौथे बिंदु के अंतर्गत कहते हैं, साहित्य का जो मूल्यांकन है वो जो सत साहित्य है, तो साहित्य का जो मूल्यांकन है वो व्यापक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। जो साहित्य हमें धर्म, नीति, आचार, धार्मिक मान के, और अर्थ यानी भौतिक और शारीरिक मान, और काम यानी हमारी जो ऐषणाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कला और सौंदर्य संबंधी जो मापदंड है, इन तीनों प्रकार के मापदंडों के अथवा मूल्यों के समन्वय की ओर हमें ले जाते हैं, और वही सत साहित्य है। साहित्य का आशय ही सहित का भाव है, जो हित का भाव रखता है, जो समन्वय और दृष्टि प्रधान है। कुंतक के शब्दों में यदि बात करें तो शब्दोत्तर के साथ और वाच्य की वाच्यांतर के साथ मेल को ही हम वो साहित्य कहते हैं। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों को ही महत्व प्रदान किया है। साहित्य के ये अर्थ में समन्वय भाव और लोक मंगल की ओर ले जाते हैं। जो साहित्य मानव जीवन में उसकी सभी वृत्तियों और जीवन के सभी स्तरों में साम्य की ओर ले जाता है, वास्तव में वही साहित्य मान्य होता है।
चाहे वो प्रगतिवादी हो, छायावादी हो या समन्वयवादी क्यों नहीं हो। इसी क्रम में लेखक ने इस लेख में ये बताने की कोशिश की है कि आधुनिक हिंदी काव्य और जो मूल्य हैं उनको हम कैसे देखें। तो वे कहते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य को देखें तो प्रगतिवादी काव्य ने आर्थिक मूल्यों को प्रधानता दी। आपको पता है बच्चों की वो तो रूस के मार्क्सवाद पर आधारित है। यदि वह अन्य मूल्यों की उपेक्षा करता है तो एकाकी ठहर कर इस आदर्श से वो गिर जाता है। छायावाद मानव की कला संबंधी प्रवृत्तियों का पोषण करता है, शब्द सौंदर्य पर अधिक बल देता है, वह भी आर्थिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं करता। आजकल के छायावादी तो प्राय इन सभी आर्थिक मूल्यों की ओर सचेत होते रहे हैं। उन्होंने नगेंद्र जी के उदाहरण में कहा है कि नगेंद्र जी के शब्दों में छायावाद का वायवीय सौंदर्य मूर्त सौंदर्य को पूर्णता प्रदान करता है और सौंदर्य भी एक साध्य है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ही समन्वय रहता है। सौंदर्य का आधार भौतिक है किंतु बिना मानसिक रुचि और आकर्षण के वह अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त करता है। फिर उन्होंने बताया है जीवन के मूल्य और साहित्य। जीवन का मूल्य ही साहित्य का मूल्य है। जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाए वही तो सत साहित्य है। जीवन की पूर्णता का अर्थ है भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। वो सुंदर तरीके से बताया है बच्चों कि मूल्यों की संपन्नता पूर्ण समन्विति। यहाँ हम विविधता के अभावों की समन्विति नहीं चाहते हैं, अपितु हम चाहते हैं वीणा के स्वर या इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो विविधतापूर्ण संपन्न साम्यता हमें मिले। सत साहित्य जो होता है वो जीवन के व्यापक क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने वाले विकासवाद के परम लक्ष्य को चरितार्थ करता है। सत साहित्य का क्षेत्र जो होता है वो न तो किसी वर्ग विशेष में सीमित होता है और न ही उसमें किसी का बहिष्कार होता है। जहाँ से मानवता के दर्शन होते हैं वही वो उपासना करता है। उसके लिए सुंदर और उपयोगी में कोई भेद नहीं होता। उनके लिए उपयोगिता और सौंदर्य दोनों ही एक ही वस्तु के भीतरी और बाहरी रूप होते हैं। बाहर और भीतर के साम्य में ही सौंदर्यता की पूर्णता है और यही रस भी है। इस दृष्टि से साहित्य और प्राचीन मान जो मापदंड है हमारे अलंकार, ध्वनि आदि भी निरर्थक नहीं जाएंगे, वे भी सौंदर्य के ढांचों के रूप में वर्तमान में रहेंगे। कलाकार को यह स्वीकार करना होगा कि बिना वस्तु के ढांचे खोखले और निर्मूल्य होंगे, क्योंकि वस्तु बहुत जरूरी है ढांचे के अंदर। केवल ढांचा किस काम का? बिना ढांचों की सामग्री बिखरी रहेगी और उसमें अन्विति नहीं आ पाएगी। यानी बिना वस्तु के ढांचा बेकार है और बिना ढांचे के वस्तु बेकार है। तो काव्य की आत्मा तो रस ही रहेगा किंतु उसका स्रोत रूढ़िवाद का अंधाकूप नहीं होगा, अपितु जीवन का विशाल और गतिशील निर्झर होगा। भविष्य का कलाकार जीवन के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक श्रेयों को कला के सौंदर्यपूर्ण ढांचों में ढालकर प्रेम बनाएगा और वह सौंदर्य को केवल वायवी न रखकर उसको पुष्ट और मांसल बनाएगा। अचल और स्थूल में भी वायवी सौंदर्य की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। इस प्रकार बच्चों लेखक ने जीवन के अंदर मूल्यों की स्थापना, जीवन में मूल्यों का महत्व और जीवन के अंदर उन मूल्यों की उपयोगिता, इन सबको बहुत ही सुंदर तरीके से समन्वित रूप से बताने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने माना कि रस आत्मा है या इसके अंदर कोई और कुछ आत्मा है, वह ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, सभी की साम्यता आवश्यक है। जैसे इंद्रधनुष के अंदर है, उसमें अलंकार भी है, उसके अंदर छंद का भी महत्व है, ध्वनि का भी महत्व है, उसके अंदर रस का भी महत्व है। ऐसे ही उन्होंने माना है कि जीवन के मूल्य और साहित्य का परस्पर गहरा संबंध है। आधुनिक हिंदी काव्य और जीवन मूल्यों को लेकर भी आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है, प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद को भी। और बच्चों इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि साहित्य का मूल्य क्या है। साहित्य का मूल्य वही है जो हमारे जीवन का मूल्य है। इंसान को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए जिन मापदंडों की आवश्यकता होती है वो जीवन के वो मापदंड मूल्य कहलाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।